हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जनवरी के महीने का अंतिम दिन आज चल रहा है और आज ही के दिन इकोनॉमिक सर्वे अपनी पुरानी परंपराओं के आधार पर फिर से जारी हो गया है और ये सर्वे हमें एक खाका देता है, एक आधार देता है बहुत सारे तथ्यों के अनुसार कि पिछले साल अर्थव्यवस्था में क्या क्या स्थितियां बनी थी, ताकि आने वाले समय में हम बजट को लेकर के अपने अनुमानों को ठीक तरह से लगा सकें। इस बार का सर्वे क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें क्या क्या बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमसे परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा इस सर्वे को किस तरीके से बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, बहुत सारे ऐसी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 क्या है खास। और फिर जैसा कि ये जारी हो गया है, खबर भी इससे संबंधित है, इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इज इट एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट इन 2023 क्या है और क्या हमने एक्सपेक्ट किया था। चर्चा क्यों की जा रही है आप लोग जान ही चुके हैं कि सर्वे रिलीज हुआ है। सर्वेक्षण क्या है इसके बारे में समझेंगे, क्या इसका इतिहास रहा है, क्या इसका महत्व है। इसके बाद इस बार के सर्वे में भारत की जीडीपी को लेकर के किस तरह के विश्लेषण किए गए हैं वो हमें पता चलेगा कि कितना अनुमान हमने लगाया था, कितना हमने प्राप्त किया है। सर्वेक्षण और भी कई कारणों से महत्वपूर्ण है कि जीडीपी के बारे में तो पता चलता ही है, इसके अलावा हमारी आर्थिक ग्रोथ यानी हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ या विकास की हम बात करते हैं वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। जीएस पेपर 3 क्योंकि आर्थिक विकास से संबंधित है, जिसके अंतर्गत आर्थिक सर्वेक्षण आता है, बजट आता है। हालांकि बजट को वैसे आप जीएस पेपर 2 में शामिल कर सकते हैं, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी हम जानते हैं, लेकिन वो उसका एक नीतिगत पक्ष हो जाएगा और यहाँ पर उसका व्यावहारिक पक्ष जीएस पेपर 3 के अंतर्गत देखने को मिलता है। चर्चा क्यों है, क्योंकि चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक सर्वेक्षण जारी हो गया है। चालू वित्त वर्ष का मतलब हुआ 2022-23, ठीक है। तो सर्वेक्षण को पुरानी परंपरा के हिसाब से देखें तो बजट के जारी होने के एक दिन पहले इसको जारी कर दिया जाता है, ताकि लोग पहले एक बार सर्वेक्षण को समझ ले, उसके बाद फिर बजट पर चर्चा होगी, फिर बजट को देखें। तो आमतौर पर 31 जनवरी इसकी तिथि होती है और फिर केंद्रीय जो बजट है वो अमूमन 1 फरवरी को जारी किया जाता है। तो 2023-24 के लिए इस साल केंद्रीय बजट जारी किया जाएगा 1 फरवरी को 2023-24 के लिए। सर्वेक्षण कब का है? सर्वेक्षण है 22-23 का, यानी कि किसी वित्तीय वर्ष के अंत में किसी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। खासतौर से भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हमें पता चलेगा। यानी अगर अब जो सर्वेक्षण आया है वो पिछले एक साल के बारे में जानकारी देता है और जो बजट आएगा वो आने वाले एक वर्ष के लिए लाया जाता है कि हम किस तरह से किन किन मुद्दों पर या किन किन मदों पर खर्च करने वाले हैं। तो एक विस्तृत रिपोर्ट है ये, जिसमें बहुत सारी बातों को शामिल करते हैं और मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में इसको जारी किया जाता है। और वर्तमान में कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। तो आर्थिक मामलों के विभाग यानी डीईए के आर्थिक प्रभाग द्वारा इसे तैयार किया जाता है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है और अंत में से वित्त मंत्री अनुमोदित करते हैं या अनुमोदित करती हैं, जैसे इस समय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी। तो इसका इतिहास देखें तो पहला आर्थिक सर्वेक्षण हमें 1950-51 के लिए दिखाई देता है और 1964 तक इस सर्वेक्षण को बजट के साथ में ही प्रस्तुत किया जाता रहा है। जैसे भी हम देख रहे हैं एक दिन पहले आ रहा है, उस दौरान क्या होता था, बजट आता था और बजट के साथ ही पूरा सर्वे भी आता था। हालांकि इस प्रक्रिया में यह था कि बजट और सर्वे जब एक साथ आएगा तो थोड़ा सा स्पष्टता कम रह जाती थी, तो ये तय किया गया कि इसको एक दिन पहले जारी करना ज्यादा बेहतर होगा। तो सबसे लंबे समय तक जो सर्वेक्षण है केवल एक खंड में ही प्रस्तुत किया गया है। पिछले इतिहास के हिसाब से देखते हैं, बीच में कुछ कालखंड ऐसा रहा जब इस सर्वेक्षण को 2 भागों में बांट करके फिर प्रस्तुत किया जाता रहा। तो इसमें अर्थव्यवस्था के बहुत सारे प्रमुख क्षेत्रों को, जैसे कि सेवा, कृषि, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा प्रमुख नीतिगत क्षेत्र जो पॉलिसी से रिलेटेड हैं जैसे राजकोषीय विकास, कई सारे राज व्यवस्था से संबंधित जो अध्याय हैं, रोजगार, मुद्रास्फीति और एक विस्तृत तौर पर सांख्यिकी सार प्रस्तुत किया जाता है जो बहुत बड़े स्तर पर इसका विश्लेषण करता है। अभी हम आगे कुछ पॉइंट्स में समझेंगे कि कितने सारे अध्याय इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा 2010-11 से लेकर के 2020-21 के बीच का समय वह है जब इसको 2 खंडों में प्रस्तुत किया जाता था और 2 खंड में दूसरा जो वॉल्यूम होता था उसको
वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में हम जानते थे। पिछले साल से हमने हालांकि ऐसा देखा है 2021-22 से कि जब इसको एकल खंड के प्रारूप में दिया गया है और इसके बाद ही इसको इस तरह से लाया गया है। तो दूसरा वॉल्यूम होता था, उसमें जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनके बौद्धिक पक्ष बहुत सारे शामिल किए जाते थे, ठीक, और अर्थव्यवस्था से जुड़े बहुत सारे प्रमुख मुद्दे। इसका महत्व क्या है? वैसे तो सर्वेक्षण का जो आकलन है इसमें बहुत सारे जिन बिंदुओं को शामिल किया जाता है वो किसी भी तरफ इशारा कर रहे हो, इससे जुड़ी हुई जो सिफारिशें हैं वो बजट के लिए बाध्यकारी नहीं है। यानी कि सरकार के ऊपर ये बाध्यता नहीं है कि अगर सर्वेक्षण में कोई बात कह दी गई है तो उसको बजट में शामिल करना ही है। वो उनके विवेक पर है कि किस तरह से सरकार किन मदों पर किन खर्चों को बढ़ावा देना चाहती है, किस तरह की योजनाएं लाना चाहती है, किस मंत्रालय को कितना आवंटन किया गया है। इसके अलावा इसकी विशेषता यह है कि अर्थव्यवस्था का सबसे आधिकारिक और व्यापक विश्लेषण इसमें हमें देखने को मिल जाता है, और जो कि एक प्रामाणिक दस्तावेज भी है और भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्लेषण के लिए एक आधिकारिक ढांचा प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत हमें जान सकते हैं कि सरकार ने पूरे वर्ष भर जो स्थितियां हैं उनको किस तरह से आकलन किया है। तो ये एक स्क्रीनशॉट है ओवरऑल इस बार का जो सर्वेक्षण है उसके अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल हैं। जैसे शुरुआत में दिखाई देगा आपको प्रस्तावना, उसके बाद इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति 2022-23 के लिए पूरा विवरण दिया गया है, सुधार की बातें बताई गई है। उसके बाद भारत का मध्य अवधि का विकास परिदृश्य बताया गया है, आगे लिखा है आशापूर्ण दृष्टि और उम्मीद के साथ। उसके बाद राजकोषीय विकास को लेकर के बात की गई है, फिर मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता को लेकर के बात की गई है, एक अच्छे वर्ष के रूप में इसे देखा गया है। कीमतें और मुद्रास्फीति, यानी जो कीमतें हैं और जो महंगाई है, उसमें ये कहा है कि चूंकि परिस्थितियां कोविड और कोविड के दौरान बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी, हालांकि हमने उसमें ठीक तरह से सुधार किया और नाजुक परिस्थितियों पर कामयाबी हासिल की। इसके अलावा सामाजिक अवसंरचना और रोजगार को लेकर के बातचीत है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को लेकर बात है कि भविष्य का सामना करने की तैयारी कैसे हो। कृषि और खाद्य प्रबंधन ये भी शामिल किया गया है। उद्योग, इसका उद्योगों का स्थायी विकास। सेवाओं के स्तर पर देखें तो शक्ति का स्रोत सेवाओं को माना गया है। वैदेशिक क्षेत्र, सतर्क और आशावान। भौतिक और डिजिटल आधारभूत संरचना संभावित विकास को प्रोत्साहन दे सकती है। अब ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कोई प्रश्न इससे ही बन जाए कि इस बार के सर्वे में किन बातों को लेकर के किस तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है, किस तरह की बातचीत है। हालांकि ये जो दस्तावेज है अपने आप में इतना विस्तृत है कि हम एक एक पॉइंट्स को उठा करके डिस्कस नहीं कर पाएंगे और ना ही उतना लेवल तक जाना हमारे लिए आवश्यक है। ओवरऑल एक अगर हम सिनेरियो को देख लें जिसमें मेन बातें शामिल हैं कि कितना वृद्धि हुई, कितना हमारे पास राजकोषीय घाटा रहा, कितना हमने कीमतों की महंगाई को देखा और इस तरह की बातें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नजर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में क्या कहता है। इसमें अलग अलग चार्ट है, हो सकता है आपको ज्यादा विजिबल ना हो रहा हो क्योंकि काफी छोटा दिया हुआ है, लेकिन आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। इस चार्ट में ही आपको हर तरह की बातों पर जो प्रमुख हैं उन पर आपको एक इंसाइट मिल जाएगी। तो राजकोषीय घाटा से शुरू करें जो कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है 2019-20 के लिए, 2020-21 के लिए, 2021-22 और 22-23। जहां पर सिंगल स्टार लगा है वो संशोधित अनुमान है और जहां पर डबल स्टार लगा है, जैसे इसमें लगा है डबल स्टार, तो ये बजट का अनुमान बताता है। 2019-20 के लिए अगर हम देखें तो राजकोषीय घाटा 4.7% था जीडीपी का। 2020-21 में आप देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा इन 4 वर्षों में उछाल दिखाई देता है। हालांकि जो 22-23 का है उसमें अभी बजट अनुमान के हिसाब से चर्चा की गई है। 2021-22 में 6.7% और 2022-23 में 6.4% जो राजकोषीय घाटा है जीडीपी का रहा है। मुद्रास्फीति को देखें यानी महंगाई औसत प्रतिशत में, इसमें 2 स्तर पर महंगाई को देखते हैं, एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दूसरा थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित। अब चूंकि क्लासेस में इनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो चुकी है तो अगर आपका जो बेसिक है अगर वो क्लियर है तभी आप इन बातों को ज्यादा बेहतर तरह से समझ पाएंगे। हालांकि फैक्चुअल तौर पर हम निश्चित तौर पर इनको डिस्कस कर रहे हैं तो आप ये डेटा याद कर सकते हैं या कहीं पर लिख करके रख सकते हैं। 1 साल से ज्यादा वैसे भी महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक एनालिसिस के तौर पर आप इसे रख सकते हैं। तो ये 6.8% रही है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित, ग्रीन कलर की लाइन ये है। 6.8, 5.5, 6.2 और 4.8 और ईयर इनका दिया हुआ है नीचे 2020-21 में 5.5 और 20-21 में 2021-22 में 5.5 और 20-21 में 6.2। लेकिन आपको इसमें ये दिखाई देगा, इसमें जो समझने वाली बात ये है कि जो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई है
वो 2020-21 और 21-22 के बीच में बहुत ज्यादा उछाल पर रही है, क्योंकि 1.3% से पहुंच गई 13.0 पर, और फिर हालांकि उसमें 2022-23 में थोड़ी गिरावट आई है। लेकिन फिर भी अगर ये पूछ दिया जाए कि दोनों में से कौन सी ज्यादा है, तो थोक मूल्य पर आधारित, जो थोक मूल्य सूचकांक है उस पर आधारित मुद्रास्फीति का डेटा यहाँ पर आपको दिखता है कि ज्यादा है प्रतिशत इसका। सेवाओं को अगर आप देखेंगे तो मूलभूत कीमतों पर इनमें जो वृद्धि हुई है, सकल मूल्य वृद्धि, वो 2020-21 के दौरान नकारात्मक दिखाई देती है। इसमें जो तथ्य हैं जो हमें समझने हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो 2020-21 में नकारात्मक है और ये संशोधित अनुमान के आधार पर हमें पता चला है। 2021-22 में जो अनंतिम अनुमान है 8.4%, और 2022-23 में पहला अग्रिम अनुमान लगाया गया है 9.1%। ये सकल मूल्य वृद्धि हुई है। अब अगर औद्योगिक वृद्धि दर देखें, उद्योगों के आधार पर जो हुई वृद्धि है, तो मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि आपको दिखाई देगी कि 2020-21 में जो अनंतिम अनुमान है उसके हिसाब से ये बहुत ज्यादा है। 2018-19 और 20-21 के लिए ये नकारात्मक है, याद रख सकते हैं। 18-19 और 20-21 के लिए नकारात्मक, और 2022-23 के लिए फिर 4.1% पहला अग्रिम अनुमान लगाया गया है। जीडीपी ग्रोथ रेट स्थिर मूल्यों पर यहाँ दिया हुआ है प्रतिशत में, ये नकारात्मक कब रही अगर ये पूछ दिया गया। आपको पता है कि 2020-21 में ये -6.6% चल रही थी। 2020-21 में नकारात्मक है। आप देखेंगे 2020-21 में यहाँ भी नकारात्मक है, यानी इस बात को मानकर चलिए ये कोविड का ईयर है, इसलिए आपको कई चीजें यहाँ पर नकारात्मक दिख रही हैं। हालांकि ग्रोथ जब पूछा जाएगा आपसे स्थिर मूल्यों पर, ठीक है, तो 2021-22 का जो अनंतिम अनुमान है वो बताता है 8.7, 22-23 का बताता है 7%, और 2023-24 के लिए जो अनुमान है ये महत्वपूर्ण है, तो नोट कर सकते हैं। इसमें दो चीजें हैं, पहला ये कब नकारात्मक रही, और 2023-24 के लिए जीडीपी की ग्रोथ रेट स्थिर मूल्यों पर 6 से लगा करके 6.8% तक इसमें अनुमानित की गई है। कृषि और संबंधित गतिविधियां, मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि आपको दिखाई देगा 19-20 में, 2019-20 में 5.5%, 2020-21 में 3.3%, उसके बाद 2021-22 में 3%, और अब 2022-23 में जब पहला अनुमान आया है 3.5%। फॉरेक्स में क्या चेंजेस हुए हैं इसको देखें। विदेशी मुद्रा भंडार की हमारे पास कितना विदेशी मुद्रा है खर्च करने के लिए, बिलियन डॉलर में इसकी चर्चा की गई है, मार्च के अंत तक का है। 2019-20 में ये कम था, 478 बिलियन डॉलर था। 2020-21 में 577 हुआ, 2021-22 में 607 हुआ, और अब दिसंबर के अंत तक यानी 2022 के अंत तक का यह अनुमान है 563 बिलियन डॉलर तक ये आया है 2022-23। ठीक है, ये कुछ ओवरऑल सिनेरियो है जो इस इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत लिया गया है। क्योंकि आज ही आया है इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी है, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी अपडेट ले सके। इसके बाद कुछ अन्य प्रोग्राम्स में इसका और विश्लेषण करके तो और अलग अलग खंडों में प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन यहाँ हमसे कवर नहीं हो सके हैं या समय की कमी के चलते वो छूट रहे होंगे, तो उनको अलग अलग स्तर पर और अलग अलग प्रोग्राम्स में हम निश्चित तौर पर कवर करेंगे। तो आगे बढ़े, इसमें मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता को लेकर के अच्छा वर्ष को कहा गया है। इसमें कुछ आरबीआई को लेकर के चर्चा है कि आरबीआई ने पॉलिसी रेपो दर में संचयी तौर पर 225 आधार अंकों की वृद्धि की थी, और कुछ अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बहुत सारी बातें। ऐसे ही आपको यहाँ दिख जाएगा मौद्रिक विकास, राजस्व में वृद्धि को लेकर के, सरकार को लेकर के कुछ बातें हैं। जैसे सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के लिए 22-23 के लिए मौद्रिक घाटे का लक्ष्य हासिल करने के मार्ग पर है। पिछले 2 वर्षों में राजस्व में वृद्धि हुई है, औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह बढ़ रहे हैं, और जीडीपी के प्रतिशत की तुलना में सरकार के पूंजीगत व्यय में वृद्धि है, और बहुत सारी बातें। तो इनको आपको इस तरह से समझना है कि परीक्षा के लिए ये पूरा डेटा जहां जहां महत्वपूर्ण है उसका आप उपयोग कर पाए। एक प्रश्न ले लें इससे संबंधित, ताकि आप एक विश्लेषण कर पाएंगे। एटलीस्ट जो डेटा आपने समझा है, जो बातों को समझा है, उसको एक बार लिख ही लेंगे तो आपको याद हो जाएगा एक स्तर तक। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हुए बताइए कि इस सर्वेक्षण का क्या महत्व है। 250 शब्दों में आपको इसके बारे में चर्चा करनी है। लगभग ये वही बातें हैं इस प्रश्न में जो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं।
तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइए, आपने इसको कितना पढ़ा है और आप कितना सीख पा रहे हैं। कहीं पर अगर आपको ऐसा लगता है कोई टेक्निकल टर्म समझ में नहीं आ पा रही है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, कोशिश करेंगे उसको भी किसी सेशन में हम कवर कर लें। आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।